मेरे अरुणाचल के प्रिय वासियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक घटना सुनाना चाहता हूँ। एक हत्यारा को किसी ने एक गांव में भाग के छुपते हुए देख लिया और पुलिस को ले गए उस हत्यारे को पकड़ने। बहुत पूछताछ छानबीन के बाद वो हत्यारा नहीं मिला, तो पुलिस ने सोचा कि सारे गांव में तो एक हत्यारा ज़रूर है, क्यों ना सारे गांव को हिरासत में ले ले, सारे गांव को जेल में डाल दे। सारा गांव अगर जेल चला गया तो उनमें सारा गांव के साथ एक हत्यारा जो है वो भी तो ज़रूर पनिश होगा, वो भी तो ज़रूर जेल जाएगा। सामने वाले गांव में भी यही हुआ। इसी प्रकार का घटना हुआ कि एक शेर आया, एक बछड़ा को उठा के ले गया और गांव वाले शेर को ढूंढने जंगल गए। शेर नहीं मिला तो उन्होंने कहा चलो पूरा जंगल जला डालते हैं शेर को मारने के लिए, क्योंकि शेर तो जंगल में ज़रूर है। जंगल जलाया गया, शेर तो मरा, शेर के साथ वो बछड़ा भी मरा और पूरा जंगल के जीव जंतु पेड़ पौधे सब जल के राख हो गए। ये दो कहानियाँ हमारे अरुणाचल के जो नल एंड बॉयड के दिमाग से मेल खाता है, जिनमें कुछ लोगों के गलतियों के कारण कुछ लोगों को सज़ा देने के चक्कर में बहुत सारे मासूमों को भी सज़ा सुनाने का एक मांग है। ये हिटलर और चंगिस खान का स्टाइल है, जिसमें आप किसी को टारगेट करना चाहते हो, वो टारगेटेड आदमी आपको नहीं मिल रहा है तो उस आदमी से जुड़े सारे लोगों को आप मास एग्जीक्यूशन करें। ये नल एंड वॉइड सुनने में बहुत ही हार्मलेस और प्यारा सा शब्द लगता है। इवन एक कॉस्मेटिक ब्रांड फेयर एंड लवली या फैशन ब्रांड लुई विटॉन, उनकी तरह सुनने में लगता है कि इसका कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन इसके पीछे छुपा हुआ डिमांड है। वो है कि अरुणाचल के 900 से ज़्यादा लोग जो अभी फ़िलहाल अलग अलग डिपार्टमेंट्स में नौकरी कर रहे हैं, उन सभी को उन नौकरियों से निकाला जाए। और पिछले 10 साल में जो 11-12 एग्ज़ामिनेशंस अरुणाचल के पब्लिक सर्विस कमीशन ने कंडक्ट किए हैं, उनमें हर एग्ज़ाम में जहाँ पे 1 या 2 या उससे ज़्यादा चोरी पकड़ी गई हो, जिन्होंने पैसे दे के क्वेश्चन पेपर ख़रीदा, तो उस 1-2 चोर के या उससे ज़्यादा के चक्कर में सारे के सारे को एग्ज़ामिनेशंस को कैंसिल कर दिया जाए। लोगों को इसका पूरा क्लियर सिंप्लीफाइड मीनिंग में समझाना चाहता हूँ। 2014 से 2022 के बीच में अरुणाचल में सिर्फ 10-11 एग्ज़ामिनेशंस नहीं हुए हैं। 10-11 में एक आध करके चोरी पकड़ी गई है, लेकिन 30-40 से भी ज़्यादा एग्ज़ामिनेशंस है लोगों के कहने के हिसाब से। और उन 30-40 एग्ज़ामिनेशन में 3000 से ज़्यादा लोग सर्विस में रिक्रूट हुए हैं। और उन 3000 या 5000 जो लोग होंगे, उनके 30 से 40 हज़ार के परिवार अफेक्टेड होंगे अगर उन लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाए, क्योंकि इन 12 एग्ज़ामिनेशंस में ही चोरी पकड़ा जाए ये कोई फ़िक्स नहीं है। इसका दायरा बढ़ सकता है, इसका एम्बिट बढ़ सकता है, बाकी एग्ज़ामिनेशंस में भी असर ज़रूर हो सकता है इन्वेस्टिगेशन चलते रहने से। और ये 30-40 हज़ार अरुणाचल के लोग जो सफ़र करेंगे नल एंड वॉइड से, क्योंकि उनके परिवार के लोगों का नौकरी चले जाएंगे, ये पॉपुलेशन मामूली नहीं है। ये अंजाव दिबांग वैली से ज़्यादा पॉपुलेशन है, इस अपर सियांग के भी करीब उनका पॉपुलेशन है। क्या हम इतने सारे अरुणाचलियों का कुर्बानी, इतने सारे अरुणाचलियों का स्केपगोटिंग, उनका सफ़रिंग देखना चाहते हैं? बस पब्लिक सर्विस कमीशन के कुछ अफसर और अरुणाचल के कुछ लोगों ने, जिन्होंने उन अफसरों से क्वेश्चन पेपर ख़रीदा है, उन लोगों को ही सज़ा सुनाने का जो मांग है वो सही है, लेकिन उनके साथ इन सारे बेकसूर को भी अगर सज़ा सुनाई जाए तो ये किस तरह का न्याय होगा? हमारे लोकल ट्राइबल तनी नॉलेज ट्रेडिशन में एक एंटिटी है जिसको हम उई कहते हैं, जो लोगों की आत्मा खा जाते हैं, लोगों को खा जाते हैं। और एक यापम होता है जो लोगों को अगवा करके लोगों को मुसीबत में डालते हैं। ये जो पेपर सेलर्स एंड बायर्स हैं अरुणाचल के, ये उई और यापम की तरह है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे लोगों को डिप्राइव किया, एग्रीव्ड बनाया,
उनकी ज़िंदगी बर्बाद की। लेकिन अगर आप इस तरह के मांग करते हो जिसमें बहुत सारा हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट बेकसूर लोग भी सफ़र हो, तो क्या उनकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो, तो क्या आप में और ये जो ताकत जेलंग और उनके साथी हैं, उनमें कितना फ़र्क रह जाएगा, ये सोचने वाली बात है। जो जस्टिस की फ़िलॉसफ़ी है, वो भी इस तरह के विचार से सहमत बिल्कुल नहीं रखता है। हमारे इस दुनिया में 1800 शताब्दी में एक बहुत महान ज्यूरिस्ट सर विलियम ब्लैकस्टोन करके इंग्लैंड में थे। उन्होंने एक वाक़या कहा, "इट इज़ बेटर दैट 10 गिल्टी पर्सन्स एस्केप देन 1 इनोसेंट सफ़र।" ये बेहतर होगा कि 10 गुनहगार बच जाए, जिसकी जगह में एक बेकसूर को सज़ा सुना दी जाए। इसी बात को अमेरिका के महान व्यक्ति बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी बढ़ा चढ़ा के कहा कि 100 गुनहगार भी छूट जाए, लेकिन एक मासूम को सज़ा नहीं होना चाहिए। इसी प्रिंसिपल पे तो बेस्ड होके हम तो नहीं चाहते कि गुनहगार भाग जाए, लेकिन ये जो जस्टिस का फ़िलॉसफ़ी है, इसी के बेसिस पे हमारे सारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़, हमारे पुलिस, हमारे कोर्ट चलते हैं। पुलिस एविडेंस इकट्ठा क्यों करते हैं? वो इसीलिए ताकि एक बेकसूर सज़ा ना भुगते, वो गुनहगार ही, वो गिल्टी पर्सन ही सज़ा भुगते। कोर्ट इतनी लंबी सुनवाइयाँ क्यों सुनते हैं? ताकि वो जांच पड़ताल करके मालूम करे कि जिस व्यक्ति को वो सज़ा सुनाना चाहता है, वो सच में गिल्टी व्यक्ति हो, ना कि एक बेकसूर हो। तो अगर इस तरह की डिमांड हो, तो हमारे कोर्ट कचहरी, हमारे न्यायालय, हमारे कानून व्यवस्था, हमारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ की तो सोसाइटी में तो कोई ज़रूरत नहीं रहेगा। और अगर सोसाइटी चाहता है कि एक बेकसूर और एक गुनहगार को, एक वर्चुअस लाइफ जीने वाले व्यक्ति और एक क्रिमिनल लाइफ जीने वाले व्यक्ति को, दोनों को अगर आप सेम तरह का ट्रीटमेंट देना चाहते हो, तो सोसाइटी में फिर अच्छा से लाइफ जीने का इंसेंटिव क्या रहेगा? क्यों क्यों ना सारे लोग फिर क्राइम ही करें? क्योंकि आप क्रिमिनल हो या इनोसेंट हो, आपको तो सेम तरह का रिवॉर्ड, सेम तरह का पनिशमेंट मिला जाएगा, सेम तरह का ट्रीटमेंट मिला जाएगा। ये आप सोचने वाली बात है। और जो इस तरह की डिमांड कर रहे हैं, वो आग से खेल रहे हैं, क्योंकि अब सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हैं। सोसाइटी को एक सिविल वॉर की दिशा में ले जा रहे हैं। ये बढ़ा चढ़ा के कहने वाली बात नहीं है। आज के समय पे आप ये रियलिटी को डेवलप होते हुए देख रहे हो, इसीलिए पब्लिक और गवर्नमेंट इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें कि ये मामला कितना सीरियस हो सकता है। जो 13 डिमांड गवर्नमेंट को प्लेस किए गए थे, उनमें से सिर्फ एक डिमांड के साथ ऑब्जेक्शन है, वो है नल एंड वॉइड, जो मैं बता रहा था। अगर वो डिमांड हट जाए तो इस तरह के इनजस्टिस और इस तरह के सोशल कॉन्फ्लिक्ट को रोक लगाया जा सकता है। तो क्यों ना उस एक डिमांड को हम गहराई से सोच के ड्रॉप करें और अपने फोकस, स्टेट का फोकस 2 चीज़ पे लगाए, इन्वेस्टिगेशन to punish all the wrongdoers, or reformation to create a public service commission which churns out only meritorious candidates। कि मतलब जांच पड़ताल हो जिससे बस गुनहगार को सज़ा मिले, और एक रिफॉर्मेशन हो ताकि हमारे जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो सिर्फ मेरिटोरियस लोगों को ही नौकरी पे लगाएं। जनरली देखा जाए तो लोगों को कुछ तरह के जो कैंसलेशन ऑफ एग्ज़ामिनेशंस होते हैं, नल एंड वॉइड के, बहुत सारे एग्ज़ामिनेशंस में बहुत लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। जैसा कि एक एग्ज़ाम में प्रीलिम्स में गड़बड़ पाया गया, तो वो प्रीलिम्स कैंसिल कर दिया गया, तो सभी मिलके फिर से दे सकते हैं। या मेरे एक बहन ने हॉर्टिकल्चर एग्ज़ामिनेशंस दिया, उनका मेंस बहुत अच्छा गया, लेकिन पिछले साल के यही पेपर लीकेज इशू के चलते उनका एग्ज़ाम भी कैंसिल हुआ। ये भी सारे लोगों को कबूल था, किसी को किसी प्रकार का आपत्ति नहीं हुई। और यही का एग्ज़ामिनेशंस जिसमें कि से सारा बवाल पैदा हुआ, उस एग्ज़ाम को भी कैंसिल किया गया, किसी को किसी प्रकार का आपत्ति नहीं हुआ। आपत्ति तभी होता है जब आप कहते हो कि पिछले 10 साल में और
जितने भी एग्ज़ामिनेशंस हुए हैं उनमें हर एग्ज़ाम्स में अगर 100 में से एक भी आदमी चोरी करता हो तो उस एग्ज़ाम को कैंसिल करके उस एग्ज़ाम के तहत जितने भी लोगों को नौकरी मिला, जो लोग 7-8 साल से नौकरी पे है उन्हें भी हटा दिया जाए। इस तरह के डिमांड जो है उसी के साथ ऑब्जेक्शंस है, जो कि बहुत ही जायज़ है। कोई भी व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई को यूँ ही जाने नहीं देगा। अगर कोई कहता है कि आप क्यों अपना पेट के लिए लड़ रहे हो, क्यों सेल्फ़िश हो रहे हो, ये तो सोचने वाली बात है। आप उस व्यक्ति के जगह में अपने को रखिए। अगर आपने बिना पैसे दे के नौकरी पाया हो अपने मेरिट पे, तो क्या आप अपनी नौकरी को इतनी आसानी से त्याग देंगे? क्या बिना लड़े अपने राइट के लिए, अपने जस्टिस के लिए आप अपनी नौकरी को त्याग देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानता। और हमारे लोग देश के अलग-अलग राज्यों के बहुत सारे केसेस कोट करते हैं, लेकिन वो सब केसेस भी अलग-अलग बैकग्राउंड और अलग-अलग सिचुएशंस में है, जो अरुणाचल के साथ आप डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। असम के केस में मेरिटोरियस वालों को नौकरी पे रखा गया और टेंटेड वालों को नौकरी से निकाल दिया गया। और मणिपुर वाले केस में इतना बड़ा लेवल पे सिस्टमिक फ्रॉड हुआ। आंसर शीट्स में भी एग्जामिनर का सिग्नेचर्स नहीं थे, और जो 9,000 के लगभग आंसर शीट्स थे जिनको अच्छे से चेक करे तो बहुत महीना लग जाता, उसको मात्र 11 दिन में चेक करके रिज़ल्ट डिक्लेयर किया, जिससे कि तो आपको तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि कौन मेरिटोरियस है, कौन मेरिटोरियस नहीं है, उसका कोई सवाल ही नहीं होता। तो इस प्रकार के गलतियों के कारण मणिपुर वाला में कैंसिलेशन हुआ। तमिलनाडु के केस में रिज़ल्ट डिक्लेयर ही नहीं हुआ, तो वो भी कैंसिल हो गया। तो ये बैकग्राउंड्स अलग थे इनके। पंजाब वाला केस हमारे अरुणाचल से मिलता-जुलता है, जोगिंदर पाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वाले में, जिसमें जो कमीशन का चेयरमैन है, उन्होंने लगभग 22 करोड़ के कमाई की पेपर बेच के। उससे ज़्यादा भी किया होगा, ऑफिशियली 22 है। उन्होंने लोगों को इवन ब्लैंक आंसर शीट्स दिए ताकि आप घर में भर के उनको जमा कर दो। तो इस तरह के धांधली करने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट का ऑर्डर को हटा के वापस उन अफसरों को नौकरी पे डाला जिनको निकाल दिया गया था, और बस टेंटेड और पैसे दे के नौकरी लेने वालों को ही नौकरी से बाहर निकाला। ये है जस्टिस। लेकिन प्रॉब्लम है पंजाब में, उनको कोर्ट में जस्टिस मिलने में कुछ साल लग गए हैं, और मैं मानता हूँ कि हमारे जो 900 से ज़्यादा लोग हैं जो क्लेम करते हैं कि उन्होंने बिना पैसे दे के अपनी नौकरी हासिल की, वो कोर्ट में अपना वक्त ज़ाया करना नहीं चाहते हैं। अगर स्ट्रीट में लोग गवर्नमेंट को आर्म ट्विस्ट करके कुछ डिमांड रख सकते हैं, तो स्ट्रीट से ही धरना प्रदर्शन करके इन लोगों के पेरेंट्स अपना हक जमाना चाहते हैं। एक सवाल हमारे बीच बहुत ज़ोर शोर से पूछा जाता है, वो सवाल ये है कि why can't genuine service persons sit for exams again and prove that they are meritorious? If they are genuine, they will crack the exams again. ये लोग जो 900 प्लस लोग हैं, ये क्यों अपनी नौकरी को नहीं छोड़ देते? समाज कोई लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि ये अगर दोबारा एग्ज़ाम देंगे तो इनको तो क्रैक हो जाएगा अगर ये जेन्युइन है तो। इस सवाल का आंसर इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि पहली बात तो इन 900 प्लस लोगों में बहुत सारे लोग हैं जिनका उम्र 40 से ज़्यादा हो गए हैं, और अरुणाचल में आज के समय में 40 की उम्र से ज़्यादा वाले पब्लिक सर्विस कमीशन में एग्ज़ाम देने के लिए अलाउड नहीं है। तो अगर एक व्यक्ति जो कॉन्फिडेंट है कि वो दोबारा क्रैक करेगा, वो ये नहीं कह सकता कि मैं दोबारा एग्ज़ाम लिखूँगा, हम सब दोबारा लिखने को तैयार है। क्यों? क्योंकि उसके बाजू वाले आदमी का तो एज ही डिस्क्वालीफाई हो गया, तो वो दैट पर्सन कैन नॉट स्पीक फॉर एवरीवन, राइट? और बहुत सारे लोग 40 के करीब है, एग्ज़ाम कंडक्ट होते होते 40 हो जाएंगे, तो ये सोचने वाली बात है। और उसी प्रकार कुछ महिलाएं जो नौकरी में हैं, उनके बच्चे हैं, उनके माँ बाप हैं, उनके बुज़ुर्ग हैं, डिपेंडेंट्स है, फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ है, लोन्स है, क्या जो डिमांड करते हैं कि ये दोबारा एग्ज़ामिनेशन में बैठे,
क्या सरकार उनके परिवार का देख रेख, उनका बच्चा का देख रेख, उनका फाइनेंस करेगी, स्पॉन्सर करेगी अगर वो दोबारा एग्ज़ाम लिखने के लिए तैयार हो तो? क्या एक आदमी जो अपना फैमिली का सिंगल ब्रेड अर्नर है, उनके बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, बीवी हैं, रिलेटिव्स है, डिपेंडेंट्स है, लोन्स लायबिलिटीज़ है उनके भी, क्या सरकार अगर उनको री एग्ज़ामिनेशन के लिए कहे तो उनको क्या स्पॉन्सर करेगा उसका पढ़ाई लिखाई और उनके परिवार का देख रेख, बच्चों की पढ़ाई लिखाई? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार हमारे बीच कुछ बीमार लोग भी हो सकते हैं जो उन्होंने अपनी जवानी में जिस मेहनत के साथ एग्ज़ाम दिया वो देने के जो एग्ज़ामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन का रिगरस प्रोसेस होता है उनको उनसे गुज़र नहीं पाएंगे, उनका जॉब लॉस का कंपनसेशन कौन कैसे करेगा? और बहुत सारे इन 900 लोगों में फिज़िकली पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ है, दिव्यांग जिनको कहते हैं, जिनका शरीर में प्रॉब्लम है, उनको क्या उनके प्रति जब उनको डिमांड किया जाता है कि आप अपना नौकरी छोड़ दीजिए, दोबारा लिखिए अपने आप को प्रूव करने के लिए, क्या उनके प्रति समाज कोई करुणा का भाव नहीं रखते हैं? अगर ये सारे लोग दोबारा एग्ज़ामिनेशन में बैठ जाएं और किसी कारणवश सेहत के कारण, लक के कारण, लैक ऑफ प्रिपरेशन के कारण, कुछ भी कारण से अगर इनका दोबारा क्रैक नहीं हुआ, फिर तो इन पे टैग लग जाएगा ना कि ये चोर ही थे, क्योंकि आर्गुमेंट यही है कि अगर आपने चोरी किए बिना एग्ज़ाम क्रैक किया है तो जेन्युइन है, तो आप दोबारा क्रैक करेंगे। गलती से दोबारा क्रैक नहीं किया तो आप पे ज़िंदगी भर एक चोर का टैग लगेगा। क्या आपको लगता है कि लोग ये इतना रिस्क लेने के लिए तैयार होंगे? क्या हमारे बेटी बहनों को कहा जाता है कि अरे शायद ये तो चांदनी होटल में किसी का बिस्तर गरम करके, प्रोस्टिट्यूशन करके, गलत काम करके नौकरी पाया है, वो लोग को अगर दोबारा री एग्ज़ामिनेशन के लिए बैठना पड़े और वो क्लियर नहीं कर पाए तो क्या उनके लिए ये जो टैग्स है, ये इंसिनुएशंस है, क्या वो परमानेंटली बैठ नहीं जाएंगे, जो कि बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी होगा। इसीलिए इनका जायज़ है कि इन डिमांड्स का ज़ोर शोर से विरोध किया जाता है। और अगर सरकार चाहता है कि ये दोबारा बैठें तो क्या सरकार ऐसा कर सकता है क्या कि पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एज रेस्ट्रिक्शन है 40 वो हटा दिया जाए, लोग 40 हो, 50 हो, 60 हो, 70 हो, 80 हो, सभी अरुणाचल में एग्ज़ाम देने के क्वालिफाइड हो, काबिल हो जब भी वो चाहें। और सरकार जो वॉलंटियरली अपना जॉब छोड़ेगा कि सरकार उनका फैमिली और उनका पढ़ाई खर्चा का देख रेख करेंगे क्या? और क्या 2014 के बाद ही के लोगों के साथ स्क्रूटनी होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा? क्या यही लोग थर्ड क्लास सिटीज़न तो नहीं है अरुणाचल के, सभी अरुणाचल में बराबर है? तो क्यों ना 1988 से ही सरकार इन्वेस्टिगेशन का द्वार खोलें, जितने भी कमीशन के रिक्रूटमेंट्स है, डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट है, हमको पता है उनमें तो बहुत धांधली होते हैं, सब पे इन्वेस्टिगेशन हो और सभी नल एंड वॉइड हो और सारा अरुणाचल एक बहुत बड़े पिकनिक की तरह साथ में बैठ के एग्ज़ाम दे और अरुणाचल में सिर्फ मेरिट वाला नौकरी पे बैठे। क्या ये पॉसिबल है? अगर ये पॉसिबल है तो बहुत सारे लोग कहेंगे चलिए लेट्स डू इट। नल एंड वॉइड के इतने सारे इल इफ़ेक्ट्स मैंने अलग अलग कारणवश कहा, लेकिन टू समराइज़ इट मैं दोबारा कुछ पॉइंट्स रखना चाहूँगा। पहले तो इट विल क्रिएट मोर विक्टिम्स, मोर अग्रीव्ड्स एंड मोर डिप्राइव्ड्स। ये जो सारा डिमांड्स एंड प्रोटेस्ट थे, इनका एक कारण था कि कुछ अरुणाचलियों के साथ इनजस्टिस हुआ, वो अग्रीव्ड हो गए हैं, डिप्राइव्ड हो गए हैं। लेकिन 900 से ज़्यादा लोगों को अगर उन्हें बिना कसूर के नौकरी से निकाल दिया जाए तो क्या हम इन एग्रीव्ड्स, विक्टिम्स और डिप्राइव्ड्स का अरुणाचली लोगों का नंबर को क्या मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं? तो ये तो विरोधाभास हो गया, कंट्रडिक्शन हो गया। ये बेकसूर माँ बाप, बेटा बेटी अरुणाचलियों के साथ एक बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी होगा और ये सोसाइटी को एक कन्फ्लिक्ट की तरह पुश कर रहे हैं, जहाँ पे लोग आपस में झगड़ रहे हैं, एक सिविल वॉर लाइक सिचुएशन की तरफ समाज जा रहा है। अगर इन लोगों का नौकरी चला गया तो
इनमें से बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे बिज़नेस के तरीके से, नए नौकरी की तलाश में, नए एग्ज़ाम्स दे के। लेकिन कुछ-कुछ लोग बहुत ही डिप्रेस्ड होंगे, बहुत मायूस होंगे, बहुत रोएँगे, वो सुसाइडल होंगे और सुसाइड कर भी सकते हैं। और बहुत सारे लोग सिरफिरे किस्म के लोग, जो टेम्परामेंटल लोग हैं, वो शायद रिवेंजफुल हो, वेंजेंस से भर जाए और समाज में हीनस क्राइम कर जाएँ। तो क्या इतने सारे अ, आत्महत्याओं या जुर्म का, क्राइम्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार या समाज लेने के लिए तैयार है क्या? क्योंकि ये एक सीरियस बात है, ये आज के समय में हल्के में नहीं ले सकता कि क्यों आप देख रहे हो किस डायरेक्शन में ये सब बात जा रहा है। और ये डिमांड भी हमारे जो रूल ऑफ लॉ है, जस्टिस है, करुणा है, कंपैशन है, काइंडनेस है, इन सब भावनाओं का त्याग करने वाला डिमांड है। ये दूसरी भावनाओं को प्रमोट कर रहा है, क्रोध है, हिंसा है, ईर्ष्या है, नफ़रत है, सामाजिक अस्थिरता, इन सारों को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि अरुणाचल के लिए एक अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है। और इस डिमांड से जॉब इनसिक्योरिटी इन 900 लोगों प्लस लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर हो रहा है। लेकिन इसके अलावा 2014 के पास जो 30-40 से ज़्यादा और एग्ज़ामिनेशंस हुए हैं, अगर उनमें से भी एक-एक चोर पकड़ा जाए तो 3000-5000 लोगों के ज़िंदगी में भी जॉब इनसिक्योरिटी होगा। और अरुणाचल प्रदेश में जॉब और एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा इश्यू है। ऑलरेडी हमारे यहाँ पे प्राइवेट जॉब्स या बिज़नेस का ऑप्शन बहुत ही कमज़ोर है। फिर भी हम चाहते हैं क्या कि पूरा अरुणाचलियों का जॉब निकाल दिया जाए। ये पुराने जो 14 से पहले के लोगों के लिए भी इनसिक्योरिटी पैदा करेगा, क्योंकि किसी का नौकरी जाएगा तो वो ज़रूर डिमांड करेगा। कोई-कोई लोग होंगे, दे माइट डेडिकेट देयर लाइव्स टू मेक हेल ऑफ अदर पीपल्स लाइफ जस्ट टू गेट बैक एट सोसाइटी एट लार्ज फॉर इन्फ्लिक्टिंग सच एन इनजस्टिस। तो वो डिमांड करेंगे कि 14 से पहले के सारे एग्ज़ामिनेशंस का भी जाँच हो और नल एंड वॉइड हो। और फ्यूचर के लोगों के लिए, हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी एक प्रॉब्लम है कि अगर आज के समय में नल एंड वॉइड हो जाता है तो फ्यूचर में कोई भी एग्जामिनेशन में कोई डिस्क्रिपेंसी हो, चोरी हो, तो नल एंड वॉइड का डिमांड ज़ोर से होगा। देन आवर स्टेट माइट बी इन अ परपेचुअल स्टेट ऑफ एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन। हम सारे अरुणाचली मिल के ज़िंदगी भर एग्ज़ाम्स देते रहेंगे, इसकी भी नौबत आ सकती है। और ये हमारे जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इस पे भी एक सीरियस डैम्पनिंग हो सकता है। क्योंकि देखिए, इन्वेस्टिगेशन का डिमांड लोग, समाज इसीलिए कर रहे हैं कि उनको लगता है कि ये जो इंसान है, मैं तो सस्पेक्ट करता हूँ इनका पढ़ाई ठीक नहीं था, ये कैसे करके जॉब मिला, ज़रूर पैसा मिला हो। तो उनको लगता है कि अगर मास टर्मिनेशन हो जाए तो उस जो मैंने कहानी कहा था शुरू में, शेर और उस गांव के मर्डरर का, उसकी तरह उनको लगेगा कि चलो इनका भी सज़ा हो गया, सारे बेकसूरों के साथ, बेकसूर का ज़िंदगी बर्बाद हुआ तो हुआ, लेकिन चलो इसका तो सज़ा हुआ उनको। तो वो मेंटल सेटिस्फेक्शन, ए फॉल्स सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट ऑफ जस्टिस उनके मन में होगा। तो टर्मिनेशंस के बाद वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ करने का एंथुसियाज़म लैक करेंगे। और जो आज प्रोटेस्टर्स बहुत ज़ोरदार से लगे हुए हैं इन्वेस्टिगेशंस के पीछे, नए एडवर्टाइजमेंट्स आने पे वे भी अपने एग्ज़ामिनेशंस के लिए तैयारी करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि वो सोशल एक्टिविस्ट बनना चाहते ज़िंदगी भर, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि वे एस्पायरेंट्स हैं, तो नए एग्ज़ामिनेशन ज़रूर देंगे। तो समाज ठंडा हो जाएगा, प्रोटेस्टर्स एग्ज़ाम में बिज़ी होगा, फिर इन्वेस्टिगेशन तो ठंडा होना ही होना है। गवर्नमेंट को कौन सा इंटरेस्ट है कि इन्वेस्टिगेशंस इतना ज़ोर शोर से कराते रहें अगर पब्लिक प्रेशर ना हो। तो इसीलिए कहता है कि इसमें तो पेपर बायर्स और सेलर्स का बल्ले-बल्ले होने वाला है। उनको लगेगा कि अब तो उनके नल एंड वॉइड हो गया, तो उनके प्रति जो सीरियसनेस है, वो गंभीरता है, वो शायद कम हो जाए। बिल्कुल बंद ना होगा, ये नहीं बोल रहा है कि इन्वेस्टिगेशन रुक जाएगा, चलेगा, लेकिन वो सीरियसनेस, वो स्पीड, वो इंटेंसिटी, उस पे असर पड़ना ही पड़ना है। और गवर्नमेंट्स और जो एग्रीड ऑफिसर है वो आपस में भिड़ते रहेंगे, पेपर बेचने वाले और ख़रीदने वाले आराम से नए एग्ज़ामिनेशंस की तैयारी करेंगे या नए ख़रीद की तैयारी करेंगे।
और ये डिमांड है, ये सोसाइटी को हमारे जो टारगेट है उससे डिस्ट्रैक्ट करके, जो रिफॉर्मेशन है और इन्वेस्टिगेशन है उससे डिस्ट्रैक्ट करके समाज में बस क्लैश, सोशल मीडिया में लड़ाई, उसी डायरेक्शन में सारा एनर्जी जा रहे हैं लोगों का। दिस ब्रिंग्स मी टू टू समराइज एंड टू कंक्लूजन कि कैसे करके हमारे बीच एक एमिकेबल सोल्यूशन आए। तो लोगों के दिमाग से ये बात हट जाता है कि जो 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड है उनमें से सिर्फ एक डिमांड के साथ ही ऑब्जेक्शंस है, बाकी डिमांड्स के साथ कोई ऑब्जेक्शन नहीं है लोगों को। तो क्यों ना उस एक डिमांड जिससे सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है, जिसमें डायरेक्शन और फोकस चेंज हो रहा है, वो डिमांड को क्यों ना ड्रॉप कर दें, ताकि जिससे जिससे कि बेकसूरों के साथ इनजस्टिस भी ना हो। और बाकी जो 12 डिमांड्स है, इन्वेस्टिगेशन का, यूपीएससी को रिकमेंड करने का, अच्छा पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर्म करने का, एसओपी बनाने का, विसल ब्लोअर एक्ट का, उनको सब मिलके क्यों ना सारे अरुणाचली उसी पे फोकस हो। और जो लोग जेन्यून कैंडिडेट्स थे जिन्होंने कुछ डेसिमल से या 1-2 मार्क से मिस कर गया अपना जॉब किसी ख़रीद के कारण से, उन लोगों को जब बाद में लोगों का कन्विक्शंस एंड टर्मिनेशंस होता है तो गवर्नमेंट क्यों ना उन लोगों को, वेटिंग लाइन वालों को जॉब में डाल दे सीधा। अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकता है, कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन होगा, को कहेगा कि अरे रेशियो के हिसाब से 1:3 इंटरव्यू या 1:12 के हिसाब से मेंस में हमें भी मौका मिलना चाहिए, तो गवर्नमेंट उन लोगों के लिए एक उस खाली सीट के लिए कंपटीशन रख दे। अगर वो भी फिजिबल नहीं है तो हमेशा कंपनसेशन का दरवाज़ा हमेशा खुला है एंड इट इज़ पॉसिबल। उसमें तो कोई रूल नहीं है उसका अगेंस्ट में कि कंपनसेट नहीं कर सकता सरकार। तो करोड़ों में कंपनसेशन करिए जो जेन्युइन डिप्राइव्ड है। और इवन जो 13 चार्टर ऑफ डिमांड है उनमें भी तो 13वीं डिमांड तो यही था ना कि कंपनसेशन हो एस्पिरेंट्स का, उन्होंने तो 5 लाख ही मांगा है। तो शायद 13 नंबर में ये जो सामाजिक कन्फ्लिक्ट है इसका सलूशन निकल के आए कि डिप्राइव्ड एस्पिरेंट्स को और जेन्युइन कैंडिडेट्स लोगों को कंपनसेशन हो। और हमारे समाज के लिए असली अरुणाचल के लिए जस्टिस तो तब होगा जब हम एक ऐसा पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन करें जो कि बस मेरिट के बेसिस में ही लोगों को नौकरी दे, सिलेक्शन करे। कुछ लोग कहते हैं कि नल एंड वॉइड करने से हमेशा के लिए लोग डर जाएंगे पेपर बेचने से। नल एंड वॉइड करने से डरने का सवाल कम पैदा होता है, क्योंकि अगर नल एंड वॉइड हो भी जाता है तो बाद में तो फिर से पेपर खरीद बिक्री करते रहेगा, क्योंकि असली डर तो नल एंड वॉइड से नहीं है, असली डर तो जेल वेल से होता है ना लोगों को। आज के समय पे उनको लगेगा कि यार हम लोगों ने कुछ लूप होल्स छोड़ दिए हमारे बिजनेस में, फ्यूचर में अपनी गलतियों की से सीख के बढ़िया तरीके से मोर एफिशिएंट वे में ख़रीद बिक्री होगा, तो ताकि उनको पकड़ा ही ना जाए, ताकि नल एंड वॉइड हो ही ना फ्यूचर में। और नल एंड वॉइड से तो ज़्यादा जो थ्रेटनिंग है, जो लोगों को डरा सकता है, वो है एक अच्छा कानून, एक फियर ऑफ पनिशमेंट। क्योंकि अभी जो कानून है उसमें हल्का हल्का चार्जेस ही लग रहे हैं। अगर सरकार एक ऐसा कानून बनाए जिसमें मर्डर या रेप की तरह एक बहुत तगड़ा पनिशमेंट हो, तो लोगों को वो एक डेटरेंस का काम कर सकता है कि आप अपने जेल जाने के डर से पेपर की ख़रीद बिक्री में शामिल ना हो। बट नल एंड वॉइड छोड़िए, जेल का दर्द छोड़िए, fear of punishment is never 100% proof deterrence of crime। क्योंकि देश में हज़ारों लाखों की संख्या में हर साल मर्डर्स और रेप्स होते हैं, तो डर के कारण से डर तो है, लेकिन जब उनको लगता है कि उनको पकड़ा नहीं जाएगा इसीलिए तो वो करते हैं। तो जब कमीशन वालों को बाद में 10-15 साल में किसी ऑफिसर को लगेगा कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, फिर वो क्यों नहीं क्राइम करेगा। अगर उस क्राइम से उसको 20, 30, 50 करोड़ का कमाई हो, जिससे उसका 7 पुश्तों का देख रेख हो, तो वो रिस्क ज़रूर लेगा। और स्पेशली अगर उनको लगे कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा तो
कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि नलेन वैध हो या इवन बहुत तगड़ा कानून लाए तो भी कि करप्शन होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। तो इस गारंटी के एश्योरेंस पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये 900 प्लस लोग जो बेकसूर कहते हैं खुद को, वो अपनी नौकरी को त्याग करें। Therefore, the best solution is to create a public service commission का रिफॉर्मेशन ही एक रास्ता है, परमानेंट सोल्यूशन है कि एक यूपीएससी स्टैंडर्ड का क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन डेवलप हो, क्योंकि वहाँ तो उन स्टडी करना चाहिए। यूपीएससी में ऐसा नहीं होता है तो क्यों नहीं पब्लिक स्टेट पर सर्विस कमीशन में भी ऐसा क्यों नहीं बनाया जा सकता है। आप देख लीजिए मोदी जी का जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है स्कीम है, जिसमें गरीबों का खाता खोला गया और कोई भी गवर्नमेंट स्कीम जिसमें गरीब को पैसा देना होता हो तो गवर्नमेंट सीधे उनके अकाउंट में दे रहे हैं। बीच में जो बिचौलिए हैं, जो सरकारी मुलाजिम हैं, उनको वहाँ से निचोड़ने का मौका ही नहीं दे रहा है सरकार। इस तरह के कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव रिफॉर्मेशन ही जहाँ पे ये का फ़रोद करने का गुंजाइश ना हो, वो हमारा स्टेट का, हमारा समाज का मकसद होना चाहिए, ताकि हम बेफ़िक्र होके रह सकें कि बिना विजिलेंस का भी ये कमीशन अच्छा से फंक्शन करेगा, चोरी डकैती नहीं होगा। तो मैं अपनी वाक़या को, अपनी बात को एक इंडिया के पुराने मंत्र के साथ एंड करना चाहूँगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी लोग सुखी हो, किसी को किसी प्रकार का रोग ना हो, सभी अपनी ज़िंदगी में मंगल ही मंगल देखें और किसी को किसी प्रकार का दुख ना हो, ऐसी कामना के साथ, और अपने स्टेट में शांति रहे, न्याय रहे, प्रेम रहे, सद्भाव रहे, इस कामना के साथ मैं आप लोगों से आज के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।